लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किए थे ना अपन। हमने डिस्कवरी के बारे में बात की थी कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल को किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, है ना। देन वी स्टार्टेड विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें पहला मॉडल हमने किसका पढ़ लिया था, जे थॉमसन का देखा था। ठीक है, अभी रदरफोर्ड का स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट कर दीजिएगा, रदरफोर्ड का। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल चालू करते हैं, उसको भी शॉर्ट में लिख लेते हैं। रदरफोर्ड लिखेंगे, उसके बाद अपन नए पार्ट में आएंगे। बोर पढ़ने से पहले कुछ नया चीज पढ़ेंगे, फिर बोर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए रदरफोर्ड के बारे में लिखेगा। According to Rutherford's model of atom, according to Rutherford's model of atom, according to Rutherford's model of atom, the atom consists of two parts. According to Rutherford's model of atom, the atom consists of two parts. फर्स्ट लिखेगा न्यूक्लियस। फर्स्ट न्यूक्लियस, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस which is very small in size, which is very small in size, which is very small in size, comma, carries positive charge, carries positive charge, carries positive charge, and in which तीन वर्ड यूज किए थे, आपको याद है न्यूक्लियस के लिए मैंने? पहला पॉजिटिवली चार्ज्ड, दूसरा स्मॉल, वो भी दोनों लिख लिए। एक और वर्ड यूज किए थे, ना वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बना के दिखाया था आपको कि बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो रहे थे, कुछ पार्टिकल्स साइड से टकरा के थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ एकदम मिडिल से टकराए होंगे तो वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री पर पीछे रिवर्ट बैक हो रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ये जो लास्ट वाला केस हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा हैवी भी है। क्या है? हैवी। आप ये समझ के चलो कि पूरे के पूरे एटम का मास जो है ना, वो न्यूक्लियस के पास ही तो है। अरे इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल होते हैं, तो क्या बचे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दोनों कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर। तो पूरा का पूरा मास किसके कारण है? न्यूक्लियस के कारण। समझ रहे ना? तो हैवी भी है, छोटा तो है, पॉजिटिवली चार्ज भी है, और तीसरा क्या पॉइंट है? हैवी है। तो तीनों पॉइंट याद रखेंगे ना। तो विच इज, क्या लिखे? वेरी स्मॉल इन साइज, comma, carries positive charge, and in which entire mass of the atom is concentrated, and in which entire mass of the atom is concentrated. In which entire mass of the atom is concentrated. Clear है? ओके, सेकेंड पार्ट लिखेंगे। ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अलावा क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन, जो कि कहां रिवॉल्व कर रहे हैं? ऑर्बिट्स में। ये तो उन्होंने बोला था ना। हाँ, ऑर्बिट की एनर्जी की बात उन्होंने नहीं की थी, बट इतना तो बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, अनलाइक अवर जे थॉमसन मॉडल। उन्होंने तो बोल दिया ना कि तरबूज के बीच के चिपके हुए हैं, बट यहां उन्होंने बोला कि नहीं, वो चिपके हुए नहीं है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेकंड पार्ट लिखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, that is the space around the nucleus, that is the space around the nucleus, that is the space around the nucleus, in which the electrons were distributed, in which the electrons were distributed, in which the electrons were distributed. Stop. The electrons were not stationary. The electrons were not stationary. The electrons were not stationary. Stationary की स्पेलिंग पता है क्या?
ARY वाला लिख रहे हो कि ERY वाला? हाँ, ARY वाला। ERY वाला तो पेंसिल वाला स्टेशनरी होता है ना। हाँ, स्टेशन तो लिखोगे ना, फिर ERY, ठीक है, सॉरी ARY, स्टेशनरी यानी कि नॉट मूविंग। हाँ, तो वेयर नॉट स्टेशनरी बट वेयर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, but were revolving around the nucleus, but were revolving around the nucleus in certain orbits, in certain orbits, in certain orbits, ठीक है, ठीक है। एक आध कंसेप्ट और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का देखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड इट टेल्स यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में। एटम में, आयन में तो चेंज हो जाते हैं ना, देखिए एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है तब तो आयन बनता है। तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे। किस केस में? आयन के केस में। बट इन केस ऑफ एटम, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना भाई, तो उसके में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, ठीक है। तो Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है? एटॉमिक मास, it is represented by capital A and this is the sum of proton and neutron। ये दोनों फॉर्मूले भी लिख लो। इलेक्ट्रॉन्स, अरे एटम के केस में होता है ना, आयन के केस में नहीं होता है। आयन के केस, आयन बनता कैसे? इलेक्ट्रॉन के तो रिमूवल या गेन से बनता है। तो एटम के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, बट आयन के केस में तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक कंसेप्ट अपन और पिछला पढ़ेंगे, वो है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। याद है आप लोगों को? क्लास 9 में पढ़ते थे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या है? कोई बताओ मुझे जल्दी से, आइसोटॉप्स क्या होते थे? सेम एटॉमिक नंबर। हाँ बस, बट इसको बोलने का तरीका आपका गलत है। आप ऐसे बोलिए कि दे आर द एटम्स, है तो एटम्स ना, ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के तो एटम्स है ना। याद करिए, हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों आइसोटॉप्स हैं। दे आर एटम्स, बट किसके एटम्स है? तीनों हाइड्रोजन के ही हैं, तो दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जनरली हम सभी ये लाइन खा देते हैं। कौन सी लाइन? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सीधा क्या बोल देते हैं डायरेक्टली? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। अरे पूरा बोलना है अपने को। एटॉमिक नंबर सेम क्यों आपको पता है? क्योंकि वो एटम सेम, एलिमेंट सेम है। हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यूनिक है, नाइट्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है। एवरी एलिमेंट हैज गॉट अ यूनिक एटॉमिक नंबर। तो ये सबका एटॉमिक नंबर सेम इसलिए है क्योंकि ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब आप अपना वो फ्रेज लेके आओ, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो ये डिफरेंस इन एटॉमिक मासेस का मीनिंग क्या है? तीनों के पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, एग्री करते हैं, प्रोटॉन भी एक ही है, तो डिफरेंस कहां आया? न्यूट्रॉन्स में। इसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, समझ रहे हैं क्या? इसके पास न्यूट्रॉन एक है और इसके पास न्यूट्रॉन दो है। कैसे निकालोगे आप? यही फॉर्मूले से निकल जाएगा क्या, जो अभी अपन ने मास वाला फॉर्मूला लिखा है? क्या था मास? A इज इक्वल्स टू N प्लस P, करेक्ट। तो इसका मास कितना है? 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1, तो N कितना आया? 0, ठीक है। इसका मास कितना है? 2, N प्लस 1, तो N कितना आया? 1, करेक्ट। और इसका मास 3, N प्लस 1, तो N कितना आया? 2। समझ रहे हैं क्या? तो आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंस होता है? उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, उससे मास चेंज हो गया। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखते हैं पहले आइसोटॉप्स की। लिखो, ऐसे आइसोबार्स भी पढ़ेंगे और उसके अलावा 2-3 नया पढ़ेंगे आइसो वाले ही। और रदरफोर्ड खत्म हो गया, उसका ड्रॉबैक अपन उसमें लिख लेंगे जब अपन बोर चालू करेंगे, ठीक है। वो घुमा घुमा के इलेक्ट्रॉन को गिराना है ना न्यूक्लियस के ऊपर, याद है? स्पाइरल बना के मैंने न्यूक्लियस पे गिरा दिया था इलेक्ट्रॉन, जो होता नहीं है। बट इन्होंने कुछ एनर्जी के बारे में बोला नहीं, तो हम कुछ भी मानेंगे। और हम ये माने कि कोई कर गोल गोल घूमता है तो एक दिन तो आके गिरेगा ना नीचे।
आपने बोला क्यों नहीं कि एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी उसकी खत्म ही नहीं होती है, ऐसा बोल देते तो हम नहीं बोलते कुछ। ठीक है, चलो तो लिखेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number, having same atomic number but different mass numbers. atomic mass, mass numbers एक ही है ना, सुन रहे हैं क्या? एटॉमिक मास को ही मास नंबर बोलते हैं ना। having same atomic number but different mass numbers are called isotopes, are called isotopes, are called isotopes. एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, यही 1H1 1H2 1H3 वाला, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, क्या है ये एग्जाम, इनके नाम? 1 वाले को प्रोटियम बोलते हैं, 2 वाले को ड्यूट्रियम और 3 वाले को ट्रीटियम, ट्राई ड्यू टू। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, क्लोरीन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं। कार्बन का 12 13 14 होता है, सबका एटॉमिक नंबर 6 बट मासेस आर 12 13 14। क्लोरीन का दोनों का एटॉमिक नंबर 17, मासेस आर 35 एंड 37। तभी अपन 35.5 कहां से आया? दोनों का एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज नहीं कि 35 प्लस 37 डिवाइड बाय 2 कर दिए। कैसे निकालेंगे? अपन ने वहां देखा था ना इसके पहले वाले चैप्टर में, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, उनकी अबेंडेंसी के हिसाब से। कि जो 35 वाला आइसोटॉप है, एक आइसोटॉप है क्लोरीन 1735 और एक आइसोटॉप है क्लोरीन 1737, 37, राइट। अब इसकी अबेंडेंसी नेचर में 75% है, जितना भी क्लोरीन है नेचर में उसका 75% क्लोरीन 35 वाला है और बचा 25% 37 वाला है। तो आप जब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो तो कैसे निकालते हो? 0.75 इंटू 35 प्लस 0.25 इंटू 37, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, यू विल गेट 35.5। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो जो पीरियोडिक टेबल में मासेस लिखे हैं ना, वो एक्चुअली में मासेस नहीं है, वो एवरेज एटॉमिक मासेस है। जिनके भी आपको ऐसे पॉइंट्स में दिखेंगे ना, आप समझ जाना कि वो एवरेज है। और कुछ के तो पॉइंट्स में नहीं भी होते, जैसे कि आप हाइड्रोजन का 1 देखते हो, बट हाइड्रोजन के तो 3 है ना, तो 1 कहां से आ गया? तो एक्चुअली में तीनों का जब आप एवरेज निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.008। अब इसको तो अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं ना भाई। तो इसलिए आप याद रखें कि वहां पे बहुत सारे आइसोटॉप्स के मासेस को आपने एवरेज निकाल करके सबके मासेस लिखे हैं। कार्बन का भी 12.004 आता है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 12 लिख दिए, वरना तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। जब तीनों का इसी टाइप से एवरेज निकाला गया तो कार्बन 12 नेचर में ज्यादा था, इसलिए मास 12 के पास आया। 35 वाला ज्यादा था ना, इसलिए फाइनल आंसर 35 के करीब आया, ना कि 37 के करीब, ना दोनों के बीच में। हाँ, दोनों 50-50% होता तो 36 आता एवरेज, है ना। बट क्योंकि हमारे पास ज्यादा कौन सा वाला है? 35 वाला, तो एवरेज उसका 35 के पास आएगा, विच इज 35.5, नियर टू 35, नॉट नियर टू 37। समझे क्या? ठीक है, एक एग्जांपल ये भी लिख लो, दिस एंड दिस करके। वो 1H1 1H2 1H3 लिखा हुआ है, एक एग्जांपल ये लिख लो। ऐसा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इनके नंबर्स में, मतलब इनके में डिफरेंस क्या होता है न्यूट्रॉन के नंबर्स में, है ना। दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दिख भी जाएगा आपको। एटलीस्ट ये 3 तो लिख लो, ये भले नहीं लिखना है तो मत लिखो, समझ में आ गया तो, अदरवाइज ये भी लिख लेना। तो एक एग्जांपल क्लोरीन वाला भी लिख लो, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। हुआ? चलो आइसोबार्स का डेफिनेशन खुद लिखो तो। आइसोबार्स ऐसी शुरुआत करना जैसे इसमें की है, पर फर्क क्या होगा?
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि वहां पे एटॉमिक नंबर्स अलग अलग है ना, एटॉमिक नंबर्स अलग है मतलब एलिमेंट ही अलग हो गया. तो एटम्स ऑफ different element having atoms of different element having different atomic numbers but same mass numbers. Different atomic numbers but same mass numbers. Having same mass number, different atomic numbers. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका. आर्गन 1840, आर्गन 1840 and calcium 2040. दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास आर सेम. डन. नेक्स्ट थर्ड, ये दो तो आपने पढ़ा 9th में, अब दो और नए पढ़ेंगे. लिखेंगे थर्ड, आइसोटोन्स. आइसोटोन्स, आइसोटोन्स. इसमें लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements which contain the same number of neutrons, same number of neutrons. Atoms of different elements which contain same number of neutrons are called isotones, are called isotones, are called isotones. एग्जाम्पल लिखना इसमें भी. कार्बन 614, कार्बन 14 होता है एक रेडियो कार्बन डेटिंग के काम आता है. ये 12 वाला मोस्ट अबेंडेंट है बट ये भी रहता है हमारे नेचर में, और इसकी हेल्प से हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं. किसी भी चीज की डेट निकालना है अगर, है ना, तो इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि कितने साल पहले डायनासोर्स थे, उनका फॉसिल अगर मिल जाए तो हम उससे कार्बन का कंसंट्रेशन देख करके कि उसमें कितना कार्बन अभी भी बचा है, उसको देख करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने साल पहले वो डायनासोर मरा होगा. समझ रहे? उसी से पता चलता है ना कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया. हिस्ट्री, है ना. तो वो किससे करते हैं अपन? रेडियो कार्बन डेटिंग से. पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम से पता चल जाता है ना कि इतने बजे डेथ हुई थी. क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी या हमारी डेथ हो जाती है ना, अवर बॉडी स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग कार्बन 14, हमारी बॉडी से कार्बन 14 निकलना स्टार्ट हो जाता है. तो वो देखते हैं कि अभी कितना बचा है और पहले कितना था, ऐसा प्रेडिक्शन करके वो कुछ फॉर्मूले होते हैं उनके पास, उससे वो एज निकाल लेते हैं कि कब हुआ था लास्ट. ठीक है, ओके. तो कार्बन 14 सीधे, और एक और लेंगे कॉमन डाल के, नाइट्रोजन 715, ये भी नाइट्रोजन का एक आइसोटॉप है, एंड ऑक्सीजन 816. तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने देखो तो. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? सीधा ऊपर के दोनों नंबर को माइनस कर दो, खत्म. ए माइनस पी आया ना. देखो ए वॉज इक्वल टू एन प्लस पी ना, और पी क्या होता है? एटॉमिक नंबर. ए क्या है? मास. तो 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8. तीनों के पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 8 8. एम आई क्लियर? ठीक है, तीनों अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, एक कार्बन का है, एक नाइट्रोजन का, एक ऑक्सीजन का है, बट ऑल ऑफ देम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दीज आर नोन एज आइसोटोन्स. ठीक है, एक और फोर्थ लिखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. ये तो प्रेडिक्ट कर लोगे क्या है ये. आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो मतलब सेम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हाइफन डाल के लिखेंगे. द स्पीशीज कंटेनिंग, द स्पीशीज के ब्रैकेट में एक चीज और लिखना, द स्पीशीज ब्रैकेट में लिखो एटम्स और आयंस. द स्पीशीज ब्रैकेट में एटम्स और आयंस कंटेनिंग, कंटेनिंग
the same number of electrons containing the same number of electrons containing the same number of electrons are called isoelectronic, are called isoelectronic, are called isoelectronic. चलिए एग्जांपल देखते हैं. देखिए N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव. इतने सारे मैंने एग्जांपल लिखे, समझना ध्यान से. पहले इनके ना एटम्स लिखता हूं, ध्यान देना. इधर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. ऑक्सीजन के पास 8, लाइन से लिखे हैं सारे. फ्लोरीन के पास 9, नियॉन के पास 10, सोडियम के पास 11, मैग्नीशियम के पास 12 एंड एल्यूमिनियम के पास 13. करेक्ट. नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है? इट हैड गेन्ड इलेक्ट्रॉन. और जो सामने नंबर लिखा है वो क्या बताता है? कितने इलेक्ट्रॉन. 3 नेगेटिव का मतलब क्या होगा? इट हैड गेन्ड. तो कितने हो गए अब? 7 + 3 10. 2 नेगेटिव, 8 + 2 10. 1 नेगेटिव, 9 + 1 10. नियॉन तो नियॉन ही है, 10. अब पॉजिटिव का मतलब होता है इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन. तो 11 - 1 कितना हुआ? 10. 12 - 2. आपको बोला था +2 लिखा तो आप -2 क्यों कर रहे हो? +2 आया ही है इलेक्ट्रॉन लूज करके, और -2 आया है इलेक्ट्रॉन गेन करके. ठीक है. तो -2 कितना हो गया? 12 - 2 10. Al3 से 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव है तो -3 कर दिया तो कितना आया? 13 - 3 10. सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. These all species are isoelectronic species. ठीक है. तो इनको कॉमन डाल के लिख लो सारे. N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ne, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, all contains 10 electrons each. पहले कॉमन डाल के सारे लिख दो. All contains 10 electrons each. All contains 10 electrons each. ठीक है. Hence are isoelectronic. Hence are isoelectronic. Hence are isoelectronic. बुक रखे हैं क्या? निकालिए. पेज नंबर 36 देखना. पेज नंबर 36. पेज नंबर 36. उसमें एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2.1 एंड 2.2 है ना. ये दोनों ट्राई करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है. है ना. फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको? सब देख पा रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 3580. मिला है ना. सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अपन 9th क्लास में ही पढ़े हैं ना. अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी भी एटम को, बीच में उसका सिंबल होता है, नीचे उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और ऊपर होता है उसका एटॉमिक मास. तो इससे आप एन, पी और ई निकाल लोगे. कितना होगा? प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन भी 35, एंड प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 80 - 35. दैट विल बी सिंपल. ठीक है. वो तो पूरा 9th लेवल का क्वेश्चन है ये. ठीक है. इसके बाद का क्वेश्चन भी देख लो एक बार, क्या है? The number of electron, proton, neutron in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. देखिएगा क्वेश्चन क्या है उसके पास. प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन कितने हैं पर? यानी कि इलेक्ट्रॉन उसने 2 लिया होगा, वरना एटम होता तो दोनों बराबर होते ना। मतलब ये एटम नहीं है, ये आयन है। वो भी किस टाइप का आयन है? एन आयन है कि क्या आयन है? एन आयन, बिकॉज इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज मिलता है और वो एनायन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज मिलता है और कैटायन कहलाता है। ये याद रखिए कि कोई भी एलिमेंट एक्स, व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसको ऐसे समझो कि इसने दान पुण्य किया तो उसको अच्छा लगा, पॉजिटिव फीलिंग आई। भीख मांगोगे तो नेगेटिव फीलिंग आएगी ना। तो इसने भीख मांगी, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसने दान पुण्य किया, इसको अच्छा लगा, फील गुड हुआ इसको, है ना, पॉजिटिव वाइब्स आएगी इसके अंदर। समझे क्या? ऐसे याद रखो, एक जैसे याद रखना वैसे याद रखो, ठीक है। मेन कंसेप्ट तो ये है ना कि एक्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। अब इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया इसने तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा हुए? जितने लूज किए होंगे इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए एक पॉजिटिव आया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 पॉजिटिव आता। एम आई क्लियर? वैसे ही जितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे उतना नेगेटिव चार्ज आता रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितना डिफरेंस है? 2 का। वो भी क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 2, तो वो 2 नेगेटिव होगा, इतना तो श्योर है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, मतलब 2 नेगेटिव हुआ। और 16 प्रोटॉन है, यानी कि 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? अरे वो मास होता है ऑक्सीजन का, सल्फर का होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, सल्फर का होता है 16। तो ये कौन सा है आपका? सल्फाइड आयन। क्या है ये? सल्फाइड आयन, S2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसको। और अच्छा पूरा सिंबल लिखना है ना। तो S2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 16 एंड मास कितना हो जाएगा? 32। मास में थोड़ा चेंज आएगा, एटॉमिक नंबर में भी चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो कहां आएगा? उसके चार्ज पे। हो गया? तो ये थोड़ा सा 9 का कंसेप्ट था ना, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। 2 एक्स्ट्रा पड़े, आइसोटॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हैंड डालिएगा। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द developments leading to the Bohr's model of atom. Developments leading to the Bohr's model of atom. Developments leading to the Bohr's model of atom. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल ले दिया, ठीक है ना, बट उनके मॉडल से पहले ना ये कुछ नए कंसेप्ट्स आए नहीं थे। बट बोर के मॉडल से पहले कुछ नए कंसेप्ट्स आ गए थे जिनको यूज करके बोर ने अपना मॉडल दिया। ये उनको एक बेनिफिट मिला कि रदरफोर्ड के बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स डिस्कवर किए जिससे हेल्प मिली बोर को अपना मॉडल देने के लिए, एनर्जी वाला मॉडल देने के लिए, कि हाँ हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है, हर ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट होती है, अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा कम होती है। तब उन्होंने बताया ना कि जो सबसे न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी सबसे कम है, के वाले की। फिर जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये सब कंसेप्ट उन्होंने क्यों दिए? बिकॉज उनके पहले कुछ डेवलपमेंट्स हो गए थे, साइंस में कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, कुछ नए कंसेप्ट्स बने थे, कुछ नए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ डिस्कवर किया था। उसको देख करके फिर बोर ने अपना मॉडल दिया था, तब जाके रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था। ठीक है, तो वही डेवलपमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें पहला डेवलपमेंट क्या है कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अपन इस चैप्टर में 2 लोगों का डुअल नेचर पढ़ने वाले हैं। एक नेचर उनका हम पहले से जानते थे, दूसरा नेचर के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। ऐसे ही दूसरे चीज का भी एक नेचर हम जानते थे, उसके दूसरे नेचर के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। मतलब उनके 2 चेहरे थे आज तक, पर हम उसका एक ही चेहरा देख पा रहे थे। जैसे वेव का हम वेवी नेचर जानते थे,
कि वेव का वेवी नेचर तो होता ही है, उसका टाइम पीरियड होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, उसका वेवलेंथ होता है, उसकी स्पीड होती है वेव की, बट हम आज तक ये नहीं जानते थे कि वेव के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हम पहला जो पढ़ने वाले वो यही है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट एक वेव है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका हम डुअल नेचर पढ़ने वाले। फिर कुछ और डेवलपमेंट्स होंगे, बोर मॉडल आएगा, बोर मॉडल के बाद हम मैटर का दूसरा नेचर पढ़ेंगे। मैटर का पार्टिकल नेचर तो होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट मैटर की वेव भी होती है, ये हमें नहीं पता था। जब वो पढ़ोगे ना तब नया मॉडल आएगा। बोर का मॉडल भी फ्लॉप है, समझ रहे हैं क्या? बोर का मॉडल भी फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक मैटर का वेव कंसिडर ही नहीं किया था बोर के मॉडल में भी। तो बोर हमेशा ऑर्बिट ऑर्बिट कह रहा था कि ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन। पर जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है और वो स्पेस में रहता है, तो ऑर्बिट तो एक प्लेन सरफेस में हो गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन प्लेन में कैसे है? इलेक्ट्रॉन तो स्पेस में होना चाहिए, तो ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हो गया। समझ रहे क्या? अब इलेक्ट्रॉन इतना माइक्रोस्कोपिक है ना कि आप उसकी हर जगह पर उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी करेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतना फास्ट है। आप सोचोगे कि चलो उसका पोजीशन निकालते हैं, तो उसकी वेलोसिटी में को निकालने में आप कुछ ना कुछ गलती करोगे। अगर आप वेलोसिटी पे फोकस करोगे तो उसकी पोजीशन निकालने में कुछ ना कुछ गलती करोगे। इन शॉर्ट आप उसका एक ट्रैक बना ही नहीं सकते। जैसे आप जीपीएस देखते हो ना, तो उसमें कार का ट्रैक दिखता है कि नहीं? आपको फॉलो करते हो ना आप मैप वगैरह, तो आपको दिखता है प्रॉपर कार इस पाथ में चल रही है, क्योंकि कार एक बाइक एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, बड़ी बॉडी है, तो उनका आप पाथ निकाल सकते हो। तो उनका एक डेफिनेट पाथ होता है ट्रैवल करने का। बट इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी बॉडी का कोई डेफिनेट पाथ नहीं है, उसके लिए एक स्पेस चाहिए। 3D मॉडल, अभी तक हम एटम को 2D मॉडल समझ रहे थे, बट एक्चुअली एटम इज अ 3D स्ट्रक्चर, एक 3D मॉडल है एटम। तो स्पेस वर्ड यूज करेंगे अपन, ना कि ऑर्बिट। समझ रहे हैं? वो स्पेस नहीं बोल रहा, ये भी एक स्पेस है। हाँ, एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है। हाँ चलिए, तो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखिएगा। इसमें लिखिएगा, टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल, टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल, two developments played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. Two developments played a major role. Two developments played a major role in formulation of Bohr's model of atom. Bohr's model of atom. फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट डेवलपमेंट जो हुआ था, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव। डुअल कैरेक्टर या डुअल नेचर भी बोल सकते हो, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट इज करके लिखना, दैट इज waves poses, that is waves poses, waves poses, POSSESS, waves poses both wavy, both wavy, WAVY, both wavy as well as particle nature, as well as particle nature। ये डिस्कवर किया था प्लैंक्स ने, है ना, इसलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं अपन, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, ठीक है। एंड सेकंड लिखेगा, सेकंड, सेकंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा।
एटॉमिक स्पेक्ट्रम से पहले अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझते हैं। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक बैंड ऑफ वेव्स है, या आप कह लो लाइट है, जिसका अलग अलग कलर है, एंड एवरी कलर हैज गॉट इट्स ओन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जैसे आप विजिबल रीजन होता है, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वो हमें दिखती है। उसके अलावा आईआर रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रासोनिक, सुना है सब नाम, एक्स रेज। तो ये अलग रेंज की होती है जो हमें दिखती नहीं है, दे आर इनविजिबल। ठीक है, तो इन सबके फ्रीक्वेंसी बैंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे आप लोग वो विब्ग्योर पढ़ते थे ना, डिस्पर्जन के बाद व्हाइट लाइट 7 पार्ट्स में स्प्लिट होती है, वायलेट से लेकर के रेड तक, है ना, विब्ग्योर। तो वो भी एक तरह का स्पेक्ट्रम है। वो किसका स्पेक्ट्रम है? व्हाइट लाइट का। व्हाइट लाइट का क्या है वो? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये समझिए बैंड ऑफ कलर्स, बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब जब एटम का भी ऐसे ही, एटम को जब इग्नाइट किया गया, जलाया गया, तो वो अलग अलग कलर की लाइट्स एमिट कर रहा था। उसी को कह रहे हैं अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि उस एलिमेंट में एटम्स होंगे, एटम से ही तो वो लाइट निकल रही है ना। जैसे हाइड्रोजन को बंद करोगे तो अलग कलर की लाइट आएगी, सोडियम को बंद करोगे तो अलग कलर की लाइट आएगी। एवरी एलिमेंट हैव गॉट सम कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो ये दोनों जो डिस्कवर हुए थे बोर मॉडल के पहले, उससे बोर ने अपना मॉडल रखने में उसको हेल्प की। उसने रदरफोर्ड की गलतियों को सुधारा कि जो एनर्जी का कंसेप्ट आपने नहीं दिया वो होगा, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है, और जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, वहां से वापस आता है, तो वो एनर्जी एमिट करते हुए वापस आता है। हम समझेंगे उसको वापस से एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाले को समझते हैं। तो फर्स्ट साइन डालिएगा, वेव नेचर ऑफ। पहले अपन वेव नेचर समझते हैं, फिर पार्टिकल नेचर समझेंगे। वेव नेचर हमने पढ़ा हुआ है, बट पार्टिकल नेचर हमारे लिए नया है। ठीक है, तो पहले वेव नेचर देखते हैं। वेव नेचर ऑफ, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस। वेव नेचर समझते हैं पहले, जो हमें आता है पहले से। वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है ना। पहले उसको समझते हैं, फिर पार्टिकल नेचर में आएंगे, डुअल नेचर में आएंगे। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the energy is emitted from any source, the energy is emitted from any source, the energy is emitted from any source, the energy is emitted from any source continuously in the form of radiations, continuously in the form of radiations, continuously in the form of radiations। एक आध सोर्स बता सकते हो जिससे लाइट आती है? सन और ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल, इन सबसे लाइट एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम आप अभी तक ये सोचते थे कि वो जो लाइट एनर्जी एमिट हो रही है वो कंटिन्यूअस टाइप की एनर्जी है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस एनर्जी, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट पैकेट मतलब अलग अलग पैकेट्स, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होता है, कंटिन्यूटी में नहीं। मतलब आप ऐसा समझिए कि लाइट वेव्स ऐसी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ इस तरह की है। ये कंटिन्यूटी हो गया ना, पूरा लाइन बन गया कंटिन्यूअस, बट ये क्या है? अलग अलग पॉइंट्स पे आपको पैकेट्स ऑफ एनर्जी दिख रही है। तो एक्चुअली में लाइट ऐसी होती है, ना कि ऐसी। पर अभी अपन तो वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो पहले अपन वेव ही समझ रहे हैं उसको। बाद में जब प्लैंक्स आएंगे तो उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी दी, इनको उन्होंने क्वांटम नाम दिया था। इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया था उन्होंने? क्वांटम। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, अच्छा क्या लिखे? कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 2nd point, 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 2nd point,
The radiation consists of the radiation consists of the radiation consists of the radiation consists of ये जो अपनी लाइट आती है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, आपके बुक में डायग्राम भी होगा, देखना राइट हैंड साइड पेज में एक डायग्राम बना होगा, दैट इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दिख रहा है, जहां पे आप देख रहे होंगे कि एक आपकी एक वेवफॉर्म कुछ ऐसा बना है और दूसरा वेवफॉर्म कुछ ऐसा बना है. एक्चुअली वो दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे के कैसे हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर. समझ रहे हैं क्या? आप ऐसे समझो, देखो एक वेव ऐसी जा रही है, दिख रहे हैं क्या? एक वेव ऐसी जा रही है लाइक दिस, और एक वेव ऐसी है, हो गया ना 90 डिग्री. एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो लिखेंगे वही, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऑसिलेट कर रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं ना ऑसिलेशंस. ऑसिलेटिंग, OSCILLATING, oscillating perpendicular to each other, oscillating perpendicular to each other. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट वेव थियोरी का. जब तक इसको वेव मानते थे तो यही पॉइंट्स पढ़ते थे अपन, और अब नए पॉइंट्स पढ़ेंगे. लिखेंगे थर्ड पॉइंट, द रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर, the radiation poses wave character, the radiation poses wave character and travel with the velocity of light, and travel with the velocity of light. कितनी थी? ब्रैकेट में लिख लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ, ये लाइट की वेलोसिटी होती थी ना, 10th क्लास में पढ़ते थे, एयर और वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट वेव थ्योरी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स भी लिख सकते हो, बार बार पूरा लिखने से बेटर. EM waves, electromagnetic waves, EM waves do not require any material medium to travel. Do not require any material medium to travel. Do not require any material medium to travel. ये सब हम ना क्लास 10th में लाइट की प्रॉपर्टी में पढ़ते थे. समझ रहे हैं क्या, कि लाइट इतनी स्पीड से चलती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट को कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. लाइट ट्रेवल्स विदाउट एनी मीडियम. जैसे साउंड को तो ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए था ना, वैक्यूम कर दोगे तो साउंड सुनाई नहीं देगा, बट लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए. समझ रहे हैं क्या? तो ये सब लाइट की प्रॉपर्टी है जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल रहे हैं. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो ये सब उसका वेव नेचर है. अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. ये जितने भी एक वेव फॉर्म है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ. क्या बोलते हैं, वेवलेंथ. इसको अपन डिफाइन कैसे करते थे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, तो क्या बोलते हैं उसको, हाईएस्ट पीक को क्रेस्ट, या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाले को ट्रफ्स. उन दोनों के कोई भी दो पकड़ लो, बट वो कंटिन्यूस में होना चाहिए, या तो दो कंटिन्यूस क्रेस्ट या दो कंटिन्यूस ट्रफ्स. उनके बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ. ये एक वेव का लेंथ है, वेवलेंथ. यूनिट्स आर मीटर या सेंटीमीटर या पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम. ये इसके यूनिट्स हैं अलग अलग. देखिए आपकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है ना, तो इसको अपन 10⁻⁻12 यानी कि पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, या 10⁻⁻10 यानी कि एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वो बहुत छोटी होती है वेव्स की वेवलेंथ. ठीक है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अपन ने क्या पढ़ी है कि इतने को होने में टाइम कितना लगता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन.
या टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ऐसी एक वेव एक सेकेंड में कितनी बार होगी, तो उसके लिए अपन क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी, 1/टाइम पीरियड होगा ये। आप ऐसा समझो ना कि टी सेकेंड्स में एक वेव होती है, तो एक सेकेंड में कितनी वेव होगी, 1/टी वेव्स, और एक सेकेंड में कितनी वेव होगी, उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझे क्या? हम 10th 9th क्लास में इसको नू से रिप्रेजेंट करते थे, नू, क्या बोलते थे इसको, न्यू, एन यू। फ्रीक्वेंसी को आइदर बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ और न्यू, ये फ्रीक्वेंसी होती थी। और अगला एक और क्या था हमारा, वेलोसिटी। तो एक रिलेशनशिप अपन पढ़ते थे, v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, याद है किसी को, v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। v क्या है, वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा इज मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड, हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने बार हुआ, यही तो फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकेंड में वो चीज कितनी बार रिपीट हुई, वही तो फ्रीक्वेंसी है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब 50 पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 बार, एक सेकेंड में 50 बार। समझ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वही चीज है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा, आप नू की जगह 1/t रख दो, तो लैम्डा बाई टी, वही चीज। आप लोग तो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लियो ना अभी 11th में फिजिक्स में, तो अब तो आप समझ सकते हो ना कि ये रिलेशन ट्रू है कि नहीं है, दोनों तरफ यूनिट इक्वल इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी आ गया मीटर पर सेकंड, मतलब ये रिलेशन करेक्ट है। अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन है कुछ कि यार मैं ऐसे लिख दिया गलती से, सोच लीजिए v लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू, ये सही है कि नहीं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप तुरंत उसका यूनिट्स लिख के देख लो। ये मीटर पर सेकेंड है, यहाँ मीटर है, और ये पर सेकेंड है, दोनों इक्वेट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये रिलेशनशिप गलत है। Am I clear? ठीक है, ओके, तो ये हमारा रिलेशनशिप था। ये इसमें अपन एक और नया पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो होता है वेव नंबर, उसको बोलते हैं नू बार। नू तो फ्रीक्वेंसी था, नू बार का मतलब होता है वेव नंबर, और वेव नंबर का मतलब होता है अगर मैं 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचू, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचू, तो उसमें कितनी सारी वेव्स आ सकती है, इस टाइप की बहुत सारी आ सकती है ना। ये तो मैंने बहुत ज्यादा वेवलेंथ बना दिया है, ये बहुत पास पास होती है वेवलेंथ, मैंने बोला ना बहुत कम होती है, इस रेंज में होती है वेवलेंथ। तो आप 10⁻⁻12 मीटर तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। 10⁻⁻12 मीटर का मतलब क्या हो गया, 0.0000000000001 मीटर। कितनी पास पास होती है सोच लो, एक वेव और दूसरी वेव, दो क्रेस्ट कितने पास पास होते हैं। अब सोचिए इस टाइप की वेव 1 सेंटीमीटर में तो बहुत सारी बार हो जाएगी ना, तो उसी को वेव नंबर बोलते हैं। Am I clear? तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या बोला कि एक वेव का लेंथ कितना होता है, लैम्डा मीटर, हाँ या ना, या लैम्डा सेंटीमीटर, एक वेव का लेंथ होता है, हाँ या ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव आएगी, 1/लैम्डा, और उसी को तो वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/लैम्डा। यूनिट क्या हो जाएगी, पर मीटर, एक मीटर में इतनी सारी वेव्स पर मीटर। मैंने बोला अगर 500 पर मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, एक मीटर में 500 वेव्स हैं। Am I clear? समझ गए फॉर्मूला सारे? तो क्या क्या फॉर्मूला पढ़े अपन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा। ये तीन हमारे रिलेशनशिप्स हैं। इस मैं लिखूंगा, इसके हेल्प से हम एक दूसरे को निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी लाइट का येलो कलर, फॉर एग्जांपल येलो कलर का आपको वेवलेंथ पता है, मैंने पूछा बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, येलो कलर का वेवलेंथ आपको पता है, बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप तुरंत इस फॉर्मूले में पुट करोगे, सर वेवलेंथ आपने बताया, वेलोसिटी तो लाइट की वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸, तो निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब उसी क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि बताओ उसका वेव नंबर कितना है, तो आप 1/लैम्डा कर दोगे डायरेक्ट, तो उसका वेव नंबर आ जाएगा कि एक मीटर में येलो वेव्स कितनी बार रिपीट होंगी, हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन 1 मीटर ऑफ लेंथ या 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। 1 लेना है अपने को, 1 लेना है, वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, अकॉर्डिंगली यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर या पर मीटर। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अपन को लिखनी है एक एक करके। हाँ हाँ, तो लिखो सबसे पहला, लिखो पहले हेड डाला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव का मतलब क्या है पता है? कि इन चीजों से अपन एक वेव को दूसरे वेव से डिफर कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ हाँ, इसी में वेव नेचर में ही चलेंगे अपन। आप समझे कि नहीं मैं भी क्या बोला? ये कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से आप इस वेव को इस वेव से डिफरेंशिएट कर सकते हो, हाँ या ना? इसको क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी क्या है? लो। फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई। लैम्डा क्या है? हाई। लैम्डा क्या है? लो। टाइम पीरियड इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो ये इन्हीं चीजों से तो आप दो वेव्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, इन्हीं को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। आप समझे क्या? जैसे दो इंसानों को आप जिन जिन चीजों से डिफरेंशिएट कर पाओगे ना, वो उन इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। कैसे? हेयर स्टाइल, कलर, कास्ट, हाइट, समझ रहे क्या? हाँ, जो भी और तो कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या हुआ उसका? जिससे आप दो वेव्स के बीच में डिफरेंसेस बता सकते हो कि आप इन दोनों को अलग अलग क्यों बोल रहे हो? ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि एक की फ्रीक्वेंसी कम है, एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम क्यों है? क्योंकि इसका टाइम पीरियड ज्यादा है। ये एक वेव होने में टाइम ज्यादा ले रही है, तो ऑब्वियसली एक सेकंड में रिपीटेशन कम होगा इसका। और ये जल्दी जल्दी हो रही है, तो इसका रिपीटेशन फास्टर होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। समझ रहे हैं क्या? एम्पलीट्यूड भी होता है। हाइट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, उससे कितना ये ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एम्पलीट्यूड। तो ये हाई एम्पलीट्यूड है, और ये हो गया आपका लो एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, एक वेव के बीच में, दो वेव के बीच में डिफरेंसेस पता करने का। ठीक है, तो पहला लिखेंगे वेवलेंथ। हेडिंग क्या डालें आप लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ फर्स्ट इज वेवलेंथ। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। आज अपन वेव नेचर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, इसका जो हमारे लिए नया टॉपिक है कि ये कंटिन्यूअस वेव नहीं है भैया, इसमें क्या है, आपके छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट से बना हुआ है ये, और उन डिस्क्रीट पैकेट को क्वांटम बोलते हैं, और थ्योरी का नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये किसने दी थी? मैक्सवेल ने, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल ने। ठीक है, चलो क्या बोला? हाँ वही जेम्स। हाँ चलो, तो वेवलेंथ डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, it is defined as the distance between, it is defined as the distance between it is defined as the distance between any two consecutive crests, any two, कोई भी दो को ले सकते हो ना, any two consecutive crest, crests, any two consecutive crest or troughs, troughs, troughs एंड crests। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ्स है। ठीक है, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लैम्डा का सिंबल बना लेना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, बोलते हैं ना इसको, पता है ना, दिस इज नोन एज लैम्डा। नहीं याद है तो लिख भी लेना, LAMBDA, लैम्डा। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड यूनिट्स आर, एंड इट्स यूनिट्स आर, and its units are एंगस्ट्रॉम और मीटर और सेंटीमीटर या पिकोमीटर और पिकोमीटर एक्सेट्रा। ANGSTORM रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर एक डिग्री लगा करके, और इसका मीनिंग होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। पिकोमीटर का मीनिंग होता है 10⁻⁻12 मीटर्स। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, कि यूनिट्स के आगे कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं अपन। जैसे हमारी SI यूनिट तो लेंथ की मीटर है, बट उसके सामने कुछ प्रीफिक्सेस लगा करके अपन उसको बड़ा छोटा करते हैं ना। जैसे मिलीमीटर लगा दिए तो वो छोटा हो गया, किलो लगा दिए तो वो बड़ा हो गया, पिको लगा दिए तो और छोटा हो गया, नैनो, नैनो लगा दिए तो छोटा हो गया। नैनो मतलब 10⁻⁻9 आता है, वो भी लिख लो। नैनोमीटर भी यूनिट हो सकती है, नैनोमीटर। और नैनोमीटर का मीनिंग क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर्स, यानी कि 0.8 टाइम्स 0 फिर 1 मीटर। समझ रहे हैं क्या?
बहुत छोटा हो गया ये, माइनस में पावर्स है मतलब कि आप 0.00 करके बता रहे हो, और पॉजिटिव में पावर है मतलब आप नंबर के बाद 0 लगा रहे हो, समझ रहे हैं क्या? हुआ ये? सेकेंड लिखे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी को भी, फ्रीक्वेंसी हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, it is defined as the number of waves, it is defined as the number of waves passing through a point in 1 second, it is defined as the number of waves passing through a point in 1 सेकेंड में कितनी वेव एक पॉइंट से निकल गई, भी बता देगा कितना फ्रीक्वेंसी है, नहीं है ना? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नू, ऐसा ना वी वी नहीं बनाना ना, थोड़ा सा वी के ऐसा कर देना, थोड़ा टेढ़ा बना देना वी को, ठीक है? नू प्रोनाउंस कैसे करते हैं? नू, वो लैम्डा था, ये नू है, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? पर सेकेंड, वो तो फिर टाइम हो जाएगा ना भाई, सेकेंड हुआ तो, यूनिट इज पर सेकेंड, यूनिट इज पर सेकेंड, या इसको अपन क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, पर सेकेंड और हर्ट्ज, ठीक है? क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर, क्या बताया मैंने कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ में कितनी सारी वेव्स है, ठीक है? हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन, it is defined as the number of waves present in, it is defined as the number of waves present in 1 centimeter length, 1 centimeter length, ठीक है? full stop, it is equal to the reciprocal of wavelength, it is equal to the reciprocal of wavelength, यही तो फॉर्मूला था ना, nu bar is equals to 1 by lambda, it is defined as the reciprocal of wavelength, full stop, represented by nu bar, इसको प्रोनाउंस करेंगे nu bar, represented by nu bar, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? nu bar is equals to 1 by lambda, nu bar is equals to 1 by lambda, करेक्ट? nu bar is equals to 1 by lambda, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट्स पर सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर कैसे होगा? पर सेंटीमीटर, अरे अपन ये बता रहे ना कि इतने, अगर मैं 50 बोल दिया इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर में 50 है, तो 50 पर सेंटीमीटर हुआ ना, 1 सेंटीमीटर में 50, 2 सेंटीमीटर में 100, 3 सेंटीमीटर में 150, 4 में 200, तो एक में कितना हुआ? 50, 50 पर सेंटीमीटर, अब आप कितने भी सेंटीमीटर ले लो उसको उतने से मल्टीप्लाई करते जाना, समझ गए क्या? जैसे पर सेकेंड था ऐसे ये पर सेंटीमीटर होगा, है क्लियर? वैसे भी आप लैम्डा को नीचे रखियो ना, तो लैम्डा का यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो 1 बाय लैम्डा क्या हो जाएगा? यूनिट पर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है? ओके, ये कौन कितना नंबर? थर्ड हुआ ना ये वेव नंबर, सब लिख लिया सारा, रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, nu बार, फॉर्मूला, यूनिट, डेफिनेशन ऊपर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी, 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 it is defined as the, it is defined as the linear distance, it is defined as the linear distance traveled by the wave, it is defined as the linear distance traveled by the wave, linear distance traveled by the wave in 1 second, in 1 second, in 1 second, लीनियर डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेव तो ऐसे ऐसे जा रही है ना, पर डिस्टेंस क्या देखना है अपने को? कितना दूर तक गई,
ये नहीं देखना है, समझ रहे हैं क्या? कितना दूर तक गई 1 सेकंड में, वही तो स्पीड होती है ना। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस उस बॉडी ने कवर किया इन 1 सेकेंड। तो यहां भी वेव्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो भी किस टाइप का डिस्टेंस? लीनियर डिस्टेंस। वो कैसे भी जा रही है वो हमको नहीं पता, हमको बस देखना है कि कितना दूर तक वो गई है। तो इतने देर में वो यहीं तक पहुंची, तो उसकी स्पीड उसके हिसाब से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। लाइट की स्पीड अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सी से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, स्मॉल सी लेना भैया ना। और इसकी वैल्यू हमको पता क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट के लिए। कहां पर? एयर या वैक्यूम पर। वाटर में अलग हो जाएगी, ग्लास में अलग हो जाएगी, अपन पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में। हाँ, 2.25 एंड 2। ठीक है, और एक रिलेशनशिप लिख लेते हैं, नीचे लिखना रिलेशन बिटवीन न्यू एंड लैम्डा। वी नू एंड लैम्डा क्या क्या है? वी नू लैम्डा पृथ्वी। क्या है? तो ये न्यू क्या है? अच्छा, ये क्या है? ये न्यू, ये क्या है? नाम क्या बताया इसका? अरे इसको क्या बोल रहे थे अपन अभी तक? लैम्डा क्या था? अरे नाम बताओ ना उसका। जैसे आपने इसको बोला ना वेलोसिटी, वैसे ये क्या है? वेवलेंथ। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं ना। अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, तो इनका रिलेशनशिप क्या है? v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। v इज इक्वल्स टू न्यू। अरे सबका नाम भी तो याद रखो सिंबल के साथ। v इज वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। म्यू नहीं, न्यू। म्यू तो ये हो जाता है ना, माइक्रो 10⁻⁻⁶। दैट इज डिफरेंट। न्यू, न्यू एंड लैम्डा। ठीक है, और एक न्यू बार है, वेव नंबर है। ठीक है, यही 2-3 फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वेव नेचर वाले। ठीक है, अच्छा अपन ने इसको सी लिखा था क्या? तो आप इसको सी लिख देना वी की जगह, चलेगा? पर वी भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया ना, बैंड ऑफ कलर्स having different frequency and wavelength is known as electromagnetic spectrum। लिखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका भी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें डेफिनेशन लिखना हाइफन डाल के। when different electromagnetic radiations when different electromagnetic radiations when different electromagnetic radiations are arranged in order of their when different electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelengths increasing wavelengths or decreasing frequency when different electromagnetic radiations are arranged in order of their इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान देना इधर। अगर आप ये रिलेशन को ही देखोगे ये वाले को, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v बाय नू, है ना? दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। समझे ना? तो अगर अपन बोल रहे हैं कि हमने अलग अलग वेव्स को सजाया है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी के किस हिसाब से अरेंज है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? ओके। The complete spectrum obtained is called electromagnetic spectrum. The complete spectrum obtained is called electromagnetic spectrum. इसको अपन नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे ना, मतलब रेस के कौन सी रेस के बाद कौन सी रेस आती हैं, एक्सरे है, आईआर रेस है, अल्ट्रासोनिक है ना? भी अल्ट्रासोनिक बोल रहा हूँ, अल्ट्रासोनिक तो साउंड की हो गई। अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हैं जो सन से आती हैं, अगर
है ना, IRB सन से आती है ना, और बाकी विजिबल लाइट है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो विजिबल रीजन में आती है। तो ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इनका ऑर्डर कैसा होता है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।